कुछ टाइम पहले आर्कटिक सर्किल और इंडिया का एक फोरम का आयोजन हुआ था। तो इसके कारण ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इसमें इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि हम अगर इंडिया यूरोप का रिलेशन लिख रहे हों या इंडिया कनाडा का रिलेशन लिख रहे हों या इंडिया का रूस के साथ रिलेशन का हम जिक्र कर रहे हो, उन सभी में भी इसका उपयोग हम एज ए पॉइंट यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आर्कटिक सर्किल क्या है। तो हमारा जो अर्थ है उसके जो 66.5 डिग्री जो अक्षांश होता है, इसके ऊपर वाले क्षेत्र को हम आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं और 66.5 डिग्री का जो वृत्त बनता है अक्षांश से, उसको आर्कटिक वृत्त कहते हैं। अब क्या है कि इस क्षेत्र के आर्कटिक क्षेत्र के जो सारे देश हैं वो आपस में एक सभी ने मिलकर एक काउंसिल का निर्माण किया है, उसको आर्कटिक काउंसिल कहते हैं। उसके बारे में थोड़ा सा कुछ फैक्ट याद कर लेते हैं, जो कि मेंस में एक चार्ट के मदद से या एक छोटा सा मिनी डायग्राम की मदद से दिखा सकते हैं। तो उसमें ये इतना पॉइंट हम दिखा सकते हैं कि 1996 में बना था, ओटावा घोषणा हुआ था उसमें बना था, और यह एक अंतर सरकारी मंच है। तो ये तो हुआ है इसका मेन पॉइंट। अभी ये जो आर्कटिक काउंसिल है उसका काम क्या है, मेन जो ये क्यों बनाया गया है, तो मेन इनका काम है कि वो आर्कटिक क्षेत्र का संरक्षण करना है, उस क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा देना है, आर्कटिक क्षेत्र के विकास के लिए आपसी सहयोग करना है, वहाँ का जो स्थानीय समुदाय है उनको इस विकास प्रोसेस का हिस्सेदार बनाना है। और एक सबसे इम्पोर्टेंट है कि उसमें 8 देश हैं। अभी ये 8 देश अगर याद आप कर लेंगे तो इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं, नहीं याद रहा तो भी चलेगा, उतना ये ज़रूरी नहीं है। उन देश का नाम इधर लिखा हुआ है, वैसे रूस है, यूएसए है, कनाडा है, ग्रीनलैंड है जो कि डेनमार्क का हिस्सा है, और आइसलैंड है जो एक देश है, नॉर्वे है, और स्वीडन है, और फिनलैंड है। और यहाँ पे एक नॉर्वे का ही एक हिस्सा है जिसको स्वालबार्ड कहते हैं, यहीं पे इंडिया का एक रिसर्च स्टेशन भी है, तो ये भी याद रख सकते हैं। अब हम मेंस के लिए जो मेन चीज़ें हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं, उस पे हम आते हैं। तो अभी हमने जैसा बताया कि ये एक आर्कटिक सर्कल और इंडिया फोरम का आयोजन हुआ था, तो उसके वजह से ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। अभी है कि भारत के लिए इसका इम्पोर्टेंस क्या है, तो हम इसको इंट्रोडक्शन या कहीं पे भी लिख सकते हैं कि हमारा जो ये हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में बोला था कि ये जो आर्कटिक क्षेत्र है वो हमारे अर्थव्यवस्था, हमारे सुरक्षा और वैश्विक पर्यावरण के साथ साथ भारत के पर्यावरण के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसको इंट्रो में यूज़ कर सकते हैं अगर चाहे तो, नहीं तो ठीक है, कोई वैसा नहीं है। अभी हम आर्कटिक क्षेत्र में जो इंडिया के साथ रिलेट करके कुछ जो मेजर इश्यूज हैं या पॉइंट्स हैं उसको देख लेते हैं, और फिर इन्हीं पॉइंट्स का यूज़ करके हम आगे कुछ चैलेंजेस लिखेंगे या वे फॉरवर्ड लिखेंगे, वो इन्हीं सारे पॉइंट्स से बनेगा। तो पहला तो है कि इंडिया का अपना खुद का एक आर्कटिक पॉलिसी है जो 2022 में हम लोग लाए थे। इस आर्कटिक पॉलिसी के 6 पिलर हैं। अभी क्या है कि कोई भी पॉलिसी होता है उसका पिलर हमको याद नहीं करना होता है। अगर आपको पता है कि हमने एक आर्कटिक पॉलिसी बनाया तो उसमें क्या रहेगा, यही रहेगा कि हम आर्कटिक क्षेत्र का थोड़ा संरक्षण करें, उधर आर्कटिक क्षेत्र में सतत विकास को बढ़ावा दें, कोऑपरेशन करें, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में बढ़ावा देंगे। तो वही सब बेसिक चीज़ें हैं, अनुसंधान है, पर्यावरण संरक्षण करेंगे, आर्थिक क्रियाकलाप को बढ़ावा देना है, परिवहन के लिए इसको कैसे उपयोग किया जा सकता है, उसके बाद उन क्षेत्रों में क्षमता निर्माण। तो ये सब आपको ये सब पॉइंट्स याद नहीं करने, ये बेसिक पॉइंट्स अगर ज़रूरत पड़े तो खुद से लिख देना है कि आर्कटिक पॉलिसी हम क्यों बनाएंगे। आर्कटिक पॉलिसी का हमारा एक ही उद्देश्य होगा कि उस क्षेत्र के मतलब पर्यावरण और आर्थिक और जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनके विकास के साथ हम अपना जो है वो अपना ये मतलब कि अपने विकास को उनके साथ हम कपल कर सकें। दूसरा है कि हम लोगों का वहाँ एक अनुसंधान केंद्र है
जो कि हम ऊपर भी बताए थे यहाँ पे कि ये स्वालबार्ड जो क्षेत्र है नॉर्वे का, वहीं पे हमारा एक रिसर्च स्टेशन है, उसको हम बोलते हैं हिमाद्री। अब ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको हम कहीं भी ये जब लिख रहे होंगे तो ज़रूर डालेंगे। अब यहाँ पे एक फैक्ट है जो याद रखना है तो रख सकते हैं कि अंटार्कटिका में भी हमारा जो है वो 2 रिसर्च स्टेशन है, एक का नाम है मैत्री और एक का भारती। ये बस ऐसे ही बता दिया हूँ, इसका यहाँ पे कोई ज़रूरत है नहीं। अब क्या है कि हम लोग यहाँ पे एक केसेट समझौता हुआ है। ये केसेट समझौता को हम लोग सीधा केसेट समझौता ही लिख देंगे। ये हुआ है कि इस क्षेत्र में मतलब कि स्पेस के द्वारा हमें जो मतलब कि सैटेलाइट डेटा होता है उसका यूज करके इस क्षेत्र का अध्ययन और इस पे सहयोग करने के लिए स्वालबार्ड का जो वहाँ पे मतलब जो रीजनल सरकार है उसके साथ हम समझौता किए हैं। तो ये एक अच्छा है, टेक्निकल पॉइंट है, वो डाल सकते हैं। और एक है कि ये जो आर्कटिक रीजन है वो धीरे धीरे पिघल रहा है, मतलब उस क्षेत्र में जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है या और भी अन्य कारकों से भी वो जो बर्फ़ है वो पिघल रहा है। तो क्या होगा कि उधर धीरे धीरे समुद्र बनेगा और फिर हमें वहाँ से अपने मालवाहक जहाज़ को ले जाने के लिए भी व्यवस्था हो सकता है। तो ये जो है ना एक परिवहन के लिए बहुत बड़ा स्कोप क्रिएट कर रहा है। तो परिवहन के उस स्कोप के लिए हमें एक उस क्षेत्र से एक जो रूट डेवलप हो रहा है उसको बोलते हैं नॉर्थ सी रूट। तो ये एक इम्पोर्टेंट है परिवहन के लिए। एक दूसरा है कि हम चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम कॉरिडोर बना रहे हैं, जिसमें हम चेन्नई से सीधा व्लादिवोस्टोक जो कि रूस में है वहाँ से व्यापार करेंगे। और एक हम लोग पहले से पता होगा हम लोग को INSTC है जो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है। इसका भी हम व्यापार के लिए यूज करने वाले हैं, जो कि मुंबई, ईरान और ये अजरबैजान, रूस होते हुए यूरोप तक हमें पहुंच प्रदान करेगा, जो कि हमारा जो मालवाहक जहाज़ को यूरोप पहुंचने का जो टाइम है उसको बहुत ही मतलब कंसिडरेबल अमाउंट में कम कर दे रहा है। और हमारा एक इस क्षेत्र के स्टडी के लिए मतलब आर्कटिक क्षेत्र के बारे में अध्ययन करने के लिए हमारा एक इंस्टीट्यूट भी है, वो गोवा में है। तो ये भी एक इफेक्ट वो कर सकते हैं। अभी क्या है कि रूस और चीन में सहयोग ज़्यादा बढ़ गया है, तो ये जो आर्कटिक क्षेत्र है उस पर चीन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो ये भी एक मुद्दा है। फिर इस क्षेत्र में जलवायु परिवर्तन हो रहा है, तो उस जलवायु परिवर्तन होने से एक तो क्या है कि वहाँ का जो भी ग्लेशियर हैं और वो हैं वो पिघल रहे हैं, लेकिन इससे 2 प्रभाव उत्पन्न हो रहे हैं। एक तो हमने पहले देखा कि नए व्यापारिक रूट बन रहे हैं और दूसरा उस क्षेत्र में जो संसाधन जो अब तक अंदर फंसे थे उन तक हमारा पहुंच अब आसान हो रहा है। तो ये क्षेत्र का महत्व और बढ़ रहा है। साथ ही साथ ये जो आर्कटिक क्षेत्र है वो भारतीय मौसम और जलवायु से भी जुड़ा हुआ है। इस पे कई जो शोधकर्ता हैं ये भी बोलते हैं कि ये हमारा जो मानसून प्रणाली है इस पे भी प्रभाव डाल रहा है। तो ये हमारे जलवायु के लिए भी महत्वपूर्ण है। यहाँ से हम ओवरऑल देख सकते हैं कि हमारा एक नीति है, हम वहाँ पे अनुसंधान कर रहे हैं, हम वहाँ पे अंतरिक्ष में सहयोग कर रहे हैं, जलवायु परिवर्तन हो रहा है, व्यापारिक रूप हमारा दे रहा है, ये व्यापारिक रास्ता जो है हमारा वो है, और साथ में हमारा जलवायु पर भी ये प्रभावित कर रहा है। तो ये हमारे 6-7 हैं जो डायमेंशन है जिसमें हमारा इश्यूज़ है। और एक है अब हम इसका वो जो ऊपर के पॉइंट्स देखे उसी के बेसिस पर हम आंसर क्रिएट करेंगे। तो आंसर क्रिएट करते टाइम क्या आएगा कि इस क्षेत्र का महत्व क्या है। तो महत्व तो हम पहले ही देखे कि हमारा है कि ये हमारा एक ये नीति है, वहाँ हम अनुसंधान कर रहे हैं, स्पेस क्षेत्र में हम सहयोग कर रहे हैं, हमारा चीन का जो है उधर प्रभाव बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए, व्यापारिक रास्ता के लिए, जलवायु के लिए। तो ये हमारा सारा महत्व है। अभी हम चुनौतियाँ देखते हैं कि इस क्षेत्र में हमारा चुनौतियाँ क्या है। तो पहला तो है कि एक टेक्निकल टर्म है, इसको इसी तरह याद कर लेंगे तो ठीक रहेगा। इसको आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन बोलते हैं। आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन का मतलब होता है
कि इधर जो तापमान बढ़ रहा है उसके वजह से वहाँ का परमाफ्रॉस्ट है जो पिघल रहा है, जो कि पर्यावरण के लिए एक अच्छा संकेत नहीं है। दूसरा, जब बर्फ़ पिघलेगा तो समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, ये भी अच्छा बात नहीं है। दूसरा, इस क्षेत्र में ओजोन का जो है लेयर वो भी हमारा पतला हो रहा है, और जलवायु परिवर्तन का और जो चरम प्रभाव है वो तो है ही, वो तो हम साथ में लिख ही सकते हैं। एक है हमारा प्रतिस्पर्धा। चीन इस क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जमाने का कोशिश कर रहा है रूस के साथ सहयोग करके, तो हमारा भी इधर एक चुनौतीपूर्ण दृष्टिकोण विकसित होता है। और एक है हमारा इधर का जो है जैव विविधता, वो थोड़ा प्रभावित हो रहा है इस पर जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसके कारण से। तो ये कुछ चुनौतियाँ हैं, इसमें से कुछ 2-4 आप याद कर लेंगे, बाकी आप अंदाज से भी लिखेंगे। जैसे जलवायु परिवर्तन है, इसका सारा प्रभाव जो भी आपको पता है वो इसमें डाल देंगे तो चल जाएगा। अभी है आगे की राह। वे फॉरवर्ड अगर लिखना हो 15 मार्क्स का क्वेश्चन और वे फॉरवर्ड लिखने का ज़रूरत पड़े तो एक तो है कि हमें सहयोग करना, किसके साथ? तो आर्कटिक काउंसिल के जो हमारे 8 देश थे उनके साथ हम सहयोग करके अपना इधर कोशिश करेंगे कि हम कुछ अपने लिए उधर महत्वपूर्ण बना सकें। दूसरा, एक है हमें कि अपना जो आर्कटिक नीति है जो हमने पढ़ा था कि 2022 में लाया गया था, इसको हम आर्कटिक काउंसिल का जो उद्देश्य है उसके साथ कोशिश करेंगे कि वो संरेखित हो जाए, ताकि हम एक दूसरे के साथ ज़्यादा सहयोग कर सकें। और एक होगा कि हम ये बस एक जेनेरिक मतलब कि है सलाह जो कि हम कहीं भी यूज़ कर सकते हैं, तो है ये ग्लोबल ओशियन ट्रीटी। ये आप मतलब कि इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन में पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन और किसी इस तरह के किसी भी क्वेश्चन में इस सुझाव को डाल सकते हैं कि हम लोग एक ग्लोबल जो है वैश्विक मतलब कि महासागरीय संधि बना सकते हैं, जिसमें पूरे महासागर के बारे में कैसा होना चाहिए हमारा ये, उस पर हम कुछ मतलब समझौता कर सकते हैं। और एक है इस क्षेत्र में विकास को हम अनुसंधान और विकास को बढ़ावा दे सकते हैं। तो ये सब जेनेरिक पॉइंट ही है, उतना कोई मतलब टेक्निकल पॉइंट नहीं है, लेकिन हाँ मतलब जो हम ऊपर ये जो मेन पॉइंट्स देखे इसी के बेसिस पे हम कुछ निकाल सकते हैं कि हम स्पेस में सहयोग कर सकते हैं, या जलवायु परिवर्तन के लिए जैसे पेरिस का जो हमारा समझौता है उस पर ही हम अच्छे से कार्य कर सकते हैं पेरिस समझौता पे, ताकि जलवायु परिवर्तन के प्रभाव इस क्षेत्र में कम हो। तो इस तरह के और भी सलाह हम चाहें तो आगे की राह में ऐड कर सकते हैं। ओके, धन्यवाद।